धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने रोजाना की तरह हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि आजकल वहां पर बहुत कुछ घट रहा है और पल पल इतना बदल रहा है जिसको 24 घंटे भी अगर आपके सामने रखा जाए तो कम है। लेकिन हम अपनी इस छोटी सी कोशिश के जरिए कुछ चुनिंदा चीजें ही आपके सामने रख पाते हैं। आप हमारी मजबूरी दुश्वारी को समझ भी सकते हैं। खैर, इन सब पर बातचीत करने के लिए रोजाना की तरह फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। चुनावी माहौल में हम चुनाव को छोड़ के मुझे लगता है सारी बातें कर रहे हैं। हाँ, यह तो हो रहा है चुनावी बातचीत में, और उसके बारे में बातचीत करने के लिए, व्याख्या करने के लिए दोनों पक्ष विपक्ष बुरी तरह लगे हैं। सारी मीडिया लगी पड़ी है और निश्चित रूप से हमारे जनता की, हमारे श्रोताओं की वो काफी समय भी ले रहे हैं, और वह समय से ज्यादा वहां पर वह एक इंटरटेनमेंट बन चुका है दोनों पक्षों के लिए, मजाक सा भी बन गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहला जो अपडेट हमारे पास आया है वो है मालदीव से जुड़ा हुआ। वो मालदीव जिससे अभी सिंह जुड़े हुए थे, वहां का विदेश मंत्री भारत आया हुआ है। जी हाँ, मूसा जमीर भारत आए हुए हैं, और इस समय खासकर चुनाव के माहौल में आने का कोई खास प्रयोजन नहीं नजर आ रहा। फिर भी वो कहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध करेंगे और भारतीय संस्कृति से सीखेंगे। और भारत के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि यह बड़ा बढ़िया अवसर है दोनों के एक दूसरे से संबंध को बेहतर करने के लिए। लेकिन इन दोनों ट्वीट पे भारत के जो लोग हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं, किस पक्ष के हैं, उन्होंने उसकी काफी बेइज्जती की है, एक तरह से ट्रोल किया है कि जितनी गालियां दी थी क्या उसके लिए माफी मांगेंगे, वह तो भारत विरोधी हैं, वह चीन के पक्ष में जा चुके, वगैरह वगैरह। ऐसे समय में खासकर यदि संबंध के फिर से मजबूत बनने की उम्मीद होती है तो यह कोशिश करनी चाहिए थी भारत के विदेश मंत्रालय को कि इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि भाई जब तुम इतना शूरवीर बनी रहे थे तो क्यों आए हो भारत? भारत आने का वही कारण है कि यहाँ से वो संबंध को कायम दो तरीके से करना चाहते हैं। सैन्य रूप से वो कहीं से नहीं, उनका जवाब है कि हम स्वतंत्र हैं, हम काम प्रो चाइना या प्रो भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रो मालदीव के लिए, अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए हमारा अर्थनीति मुख्यतः विदेशी पर्यटकों से है। इसके पहले जब वो बीमारी आया था उस 2020-22 के आसपास, उसके पहले चीनी पर्यटक भरे हुए थे। लेकिन जब ये महा बीमारी पहुंची और ऐसा चीज हुआ, उसके बाद से किसी न किसी कारणवश से जब वो ठीक ठाक हुआ, उसके बाद से भारत के जो टूरिस्ट थे उनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ। और इस घटना के बाद से फिर से चीन, जो वहाँ की नई जो राष्ट्रपति बने हैं, वह चीन की तरफ मुखातिब हो गए हैं और फिर से संबंध बिगड़ा है। इसलिए वो आए हैं कि भाई भारत से भी हम संबंध बरकरार रखें। जी चलिए, कम से कम वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी की गोद में नहीं बैठ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो एक और, जहां मालदीव का विदेश मंत्री भारत आया हुआ है, तो कनाडा का विदेश मंत्री निज्जर हत्याकांड को लेकर फिर से एक बार भारत की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। ये जो दो तीन घटनाएं हैं, मालदीव, कनाडा, लगता है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, कहीं ना कहीं से बार बार उसी निज्जर की हत्या पे फिर से आ रहा है। और कनाडा के विदेश मंत्री ने, उन्होंने कहा है, मेलानी नाम है या मेलानी, कि जो तीन को हम पकड़े गए हैं, यह साफ दिखाता है कि इस हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने या मंत्री ने भी कहा है कि नहीं, गलत बात है, और ये लोग हमारे अंदरूनी मामले में हमारे सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं। सार्वभौमिकता पर प्रश्न किस तरह से उठ रहा है वो अलग बात है, वो तो नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर भी इस पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि आपके पास, इनका कहना है कि कोई भी प्रमाण नहीं। देखते आगे क्या होता है। यह तो निश्चित है कि दोनों देशों के संबंध जो है वह खटाई में पड़ चुका है। जी एक खबर जो अगली है वो आ रही है लाहौर से, यानी कि पाकिस्तान से। यहाँ पुलिस और वकीलों में कल आपस में एक तरीके की जंग देखने को मिली। वकील भी घायल हैं,
पुलिस वाले भी घायल हैं। हो सकता है पुलिस वाले वकीलगिरी दिखा रहे हों और पुलिस वाले पुलिसगिरी दिखा रहे हों और वकील वाले वकीलगिरी दिखा रहे हों, लेकिन इसका ताल्लुक आज की तारीख 9 मई से है। आपके पास क्या जानकारी है? इसका ताल्लुक 9 मई से किस तरीके से है कहना थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं याद आ रहा यह दोनों का संबंध है तो। लेकिन अभी उन्होंने जो कल आंदोलन किया था वह था कि हमारे जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, हमारे यहाँ का जो लॉ है उसको माना जाए, जो भी संविधान में लिखा है वो उसकी पूरी की पूरी वह किया जाए। लेकिन यह बात जो है वहां की सत्ता मानने को तैयार नहीं है और ये लोग वहां के हाई कोर्ट में, लाहौर के हाई कोर्ट में जबरदस्ती जो भी बड़ा था उसको बांध के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से लाठी चार्ज हुआ पुलिस द्वारा, अच्छी पिटाई की है और जो लोग आगे थे उनको पकड़ के जेल के अंदर भी किया है। और अब वहां की जो बार है उसने कहा कि पूरे देश भर में, यानी आज वहां पे वह लोग हड़ताल करेंगे, आगे जाएंगे। आपको याद होगा भारत में भी 2-3 साल पहले दिल्ली में घटना घटी थी और आई थिंक 30 हजारी में शुरू हुआ था, हाँ वहीं पे, या किसी कोर्ट में शुरू हुआ था और पुलिस वालों ने वकीलों को मारा, वकीलों ने पुलिस को मारा। हालांकि उस समय हमारे कुछ वकील जान पहचान थे, मैंने कहा कि मैं वकीलों का समर्थन करता हूं। उन्होंने पूछा कारण, यहां भी मैं वकीलों का समर्थन कर रहा हूं पाकिस्तान के। इसका कारण यह नहीं कि वकील जमात जो है सो बड़ी अच्छे हैं, बड़ी पैरासाइट है, बड़ी धूर्त है, वह जनता को पूरी अच्छी तरह लूटते हैं, लेकिन उससे कम खराब पुलिस नहीं दी, दोनों आपस में लड़ते हैं। तो मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, यदि करना है तो पुलिस को इसलिए करूंगा कि उनके पास डंडे नहीं है, बंदूक नहीं है। जी चलिए खैर, इसी खबर को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा था कि 9 मई से कुछ लेना देना है इसका। जो पीटीआई के अभी प्रमुख बने हुए हैं, वहां पे अध्यक्ष हैं, वो एक वकील हैं और कल वकीलों की भिड़ंत हुई और आज 9 मई है, 1 साल हो रहा है पिछली बार जो पाकिस्तान चल गया था। जी हाँ, ये मैं दिमाग से निकल गया था, कल इसकी चर्चा हुई थी और 1 वर्ष पे पूरी की पूरी तरह उनकी मांग है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जिसमें देखा जाए कि किस तरह से वहाँ की आर्मी ने 1 साल पहले जबरदस्ती दंगा करवा की और इमरान खान के पार्टी को, पीटीआई के लोगों को किस तरह से मारा था, 4-5 लोगों की मौत भी हो गई थी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था, डंडा किया था। और उसके यह संयोग तो नहीं लगता है कि जो जहां तक ये इनके समर्थन में लॉयर या वकील जितने आ रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान में अभी जो स्थिति है पूरे समाज की, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बड़ा ही हाँ हो रहा है। आपने आर्थिक रूप की स्थिति की बात करी, तो अब आर्थिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए गांजा बेचेगा पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा। यह तो यहाँ की सरकारें करती है, वह कहती हैं, हालांकि कारण बताया इन्होंने, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि गांजा का यानी जो कैनाबिस होता है उसका इस्तेमाल यह लोग मस्ती के लिए नहीं करेंगे, दिमाग को बदलने के लिए नहीं करेंगे, नशे के लिए नहीं, बल्कि दवाई के रूप में करेंगे। वास्तव में दवाई का होता है, इसका दवा जो है, दर्द यदि है तो उसको रोकने में बड़ा ही सशक्त दवाई के रूप में आता है, नर्व के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए है और कई तरह के अन्य दूसरे तरह की बीमारियों के लिए, जैसे अल्जाइमर है जिसमें हाथ वगैरह कांपता है। और उदाहरण इसमें दिया गया है कि वहाँ के एक शख्स थे, बड़े मतलब धनी आदमी थे और उनकी माँ का तबीयत बहुत खराब था, अल्जाइमर इस टाइप की बीमारी हुई थी, आज से 4-5 वर्ष पहले या 7-8 वर्ष पहले। वो भारत आए थे, उन्हें बताया गया था कि गांजा से जो दवाई बनती है उसका करके उसकी बूंदे कुछ उसको लेप लगाया जाए हाथ में जहां होता है और कुछ खिलाया जाए। और इन्होंने अमेरिका से मंगवाया था, चूंकि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था कि इसका दवा भी बनता है, जैसे अफगानिस्तानियों को भी नहीं पता है, और उसको बड़ा ही फायदा किया था। उसके बाद से उन्होंने शुरुआत की और उनके अथक परिश्रम के बाद से सरकार को अचानक लगा। एक चीज और घटना घटी, एक अफगानिस्तान ने जो भी उनके यहाँ गांजा का जो व्यापार होता था, तालिबान के आने के बाद से 90% अधिक उसको बर्बाद कर दिया गया। उनको नहीं पता था वहां बड़े ही अव्वल दर्जे का गांजा बनता था जिसका इस्तेमाल नशाखोरी के लिए होता था और बिलियंस डॉलर का था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान के जितने किसान वगैरह है, कानून बनाया गया, इमरान खान के समय में 4 साल पहले कानून बना कि गांजा के इस्तेमाल नशा करने के लिए वह आपको दंड मिलेगा। अब इस सरकार ने कानून बनाया है कि आप उसका इस्तेमाल यदि दवाई के लिए बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पूंजी कैसे सब चीजों को पकड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ गोरक्षा के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका मीट यदि बाहर जा रहा है तो वह कॉन्सेंट्रेटेड होकर पूंजी चाहता है कि एक जगह से करके करे, है ना। जैसे रिलायंस वेजिटेबल
अलग अलग ठेला वाले को जबरदस्ती डंडा मार के भगाया था कि एक जगह उनका बिके, ताकि वह उसको पूरा उस पर कब्जा करे। यह भी उसी के हिस्सा उस रूप में देखें, और दवाई के रूप में बने, वहां पाकिस्तानी ऑलरेडी बना रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में दबा देने के बाद से हमारा धंधा फिर से चल पड़ा था, 10 गुना फायदा हो गया। और अब जो होगा निश्चित रूप से केवल दवाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और इर्द गिर्द के इलाकों के लिए, अफगानिस्तान लिए हुए नशा में डुबोने के लिए युवकों को यह इस्तेमाल होगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान से यार ये इत्तेफाक से हमले में शामिल होने से क्यों इनकार कर रहा है अफगानिस्तान? ये हमला उसकी बात कर रहे हैं जहां मार्च में हुआ था, और एक आत्मघाती हमला हुआ था, और इसमें पाकिस्तान से सटे हुए इलाके में 5 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे। और इसके बारे में अफगानिस्तान ने जो भी कहा है, लेकिन पाकिस्तान यह कह रहा है कि इस तरह के हमले अफगानिस्तान करवा रहा है, और जानबूझ के चीन और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छा संबंध है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और खासकर चीन के उस जगह मार रहा है जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी चीन पूरे दुनिया में फैला रहा है, यहां एशिया से लेके यूरोप तक में जाने की कोशिश कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। इस पर अफगानिस्तान ने इसका खिलाफ किया है, कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है इथोपिया से, लेकिन ताल्लुक रखती है सूडान से। लोग भागकर इथोपिया चले गए, वहां भी महफूज नहीं है, यूएन कैंपों पर भी उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये बेचारे शरणार्थी जहां भी हों, करीब 15 लाख से अधिक, 15 से 16 लाख अधिक वहां के शरणार्थी, और जो पहुंचे वहां पे इथोपिया में पहुंचे, और वहां भी इन पे ऐसा नहीं कि वहां की सरकार या वहां के लोग इसके विरोधी हैं, बल्कि इनके बीच में जो भी राशन है, जो भी ये काम करते हैं, रह रहे हैं, करीब 33-35 हजार लोग रह रहे हैं वहां पे, इन लोगों के बीच में जाके इनको अगवा करना, इनके सामान छीनना, इनको मारना पीटना, ये सब काम कर रहे हैं। और यूएनओ कहता है कि 1000 से लोग अभी तक इनके जानकारी है, लेकिन वहां के लोकल शरणार्थी कहते हैं कि 10,000 से अधिक लोग भाग चुके हैं अन्य जगहों में, ना जहां ठौर है ना ठिकाना है। और पूरे 35 करोड़ शरणार्थी पूरे दुनिया भर में ले लें, जो युद्ध के कारण है या क्लाइमेट बदलने के कारण है, बुरा हालत है। आज मानव समाज इससे बुरे हालत में पहले कभी नहीं था इस पृथ्वी पर। जी, सर्बिया जो है वो चाइना के साथ खड़ा हो गया ताइवान के मुद्दे पर। सर, सर्बिया और चीन का बड़ा अच्छा संबंध रहा है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने के बावजूद भी सर्बिया या हंगरी जैसे कुछ देश हैं जिनका रशिया और चाइना के साथ है, और इनका व्यापार बड़ा जबरदस्त है, चाहे एग्रीकल्चर का हो या दूसरे इकोनॉमिक संबंध पे हो। सर्बिया के अधिकांश जो फैक्ट्रीज हैं और माइंस हैं, उनके ऊपर चीनी पूंजी लगा हुआ, एक तरह से कहें कि उनका कब्जा है। आधार ये बनता है। अब शी जो यूरोप के दौरे पे गए थे 5 दिन में, अब फ्रांस के बाद से उन्होंने यूरोपियन यूनियन की बातें मानी ना मानी हमें नहीं पता है। जब यहाँ पे पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। सर्बिया के सैकड़ों लोग चीन चीन करके नारा लगाते हुए वहां पे गए, और इस नए संधि में जो पिछले वर्ष हुआ था कि दोनों के बीच में ट्रेड जो होगा उस पर टैक्स मिनिमम लगाया जाएगा, यानी सर्बिया का 95% कहें कि जो भी एक्सपोर्ट होता है चीन में वो बिना किसी टैरिफ के होगा। अब इस पे सर्बिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं वुचिच, उन्होंने कहा है कि ताइवान को वह चीन का हिस्सा मानते हैं और चीनी सार्वभौमिकता को पूरी तरह से उसके ऊपर अधिकार देते हैं। और इसके बदले में चीन ने कहा है कि सर्बिया से जो पार्ट अलग हो चुका है, कोसोवो, याद होगा यह समय वही है जो कि 1999 में युगोस्लाविया में बुरी तरह से नेटो ने बमबारी की थी, और चीन एम्बेसी पे भी बमबारी की थी। कहा था गलती से हो गया, वहां के चीनी पत्रकारों वगैरह को मारा था, और उसके बाद से कोसोवो को बाहर निकाला था, जो कि सर्बिया का पार्ट होना चाहिए था। सर्बिया उस युगोस्लाविया का सबसे बड़ा जगह था। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होगा। और सर्बिया क्लेम करते रहा है कि कोसोवो हमारा हिस्सा है, लेकिन कोसोवो को अलग से इंडिपेंडेंस यानी मान्यता दे दी है नेटो के देशों ने, और अपनी सेना भेज को उसको बनाए रखे हैं। और चीन कहता है कि हम तुम्हारे जो अधिकार बनता है कोसोवो के ऊपर, हम उसको मानते हैं। ये दोनों के बीच का संबंध है। जी,
मतलब वो इसकी की सपोर्ट कर रहा है, वो अपने की सपोर्ट करवा रहा है। अब बिल्कुल। अगली जो अपडेट है वो है ब्रिटेन से, उसके खिलाफ रूस कार्रवाई कर सकता है, क्या मामला है सर? ब्रिटेन के में जो रशिया का एम्बेसी, हर जगह के एम्बेसी के साथ एक मिलिट्री अटैची होता है, वो जिस रैंक का हो, ब्रिगेडियर लेवल का हो या कर्नल लेवल का हो, जैसे भारत का पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का भारत में, तो वहां का एक आर्मी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जरूरत पड़ता है किसी मिलिट्री बातचीत करने वगैरह वगैरह करने के लिए। ब्रिटेन ने इनको बाहर निकालने की बोल दी है, कहा है जो रशियन मिलिट्री अटैची थे वहां पे लंदन में, कि ये जो है यह अटैची कम है, यानी दूतावास का हिस्सा कम है, यह एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंस है उसको पता कर रहे हैं। और इस तरह से उनको कह दिया कि आप हमारे यहाँ कोई नहीं, आपको जितना जल्दी हो सके यहां से निकलिए। इस पर रशिया ने कहा कि यह बहुत गलत कार्रवाई है और हमारे संबंधों को और खराब करने की बात है, हम भी इसके जवाब में जरूर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं वह भी निकाल सकते हैं। चलिए, गाजा से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं और पहला जो इसमें अपडेट हमारे पास आ रहा है वो है सिंगापुर से। यहाँ पर इजरायली राजदूत माफी मांग रहा है, लेकिन शायद उसको बोल दिया गया कि चले जाओ। इजरायली राजदूत ये जाके वहां के जो गृह मंत्री थे उनसे अंततः मिले। गड़बड़ यूं हुआ कि इन्होंने कुछ लिखा, कहते हैं कि इन्होंने उसे फेसबुक पे नहीं डाला, बल्कि इसको उनके किसी स्टाफ ने डाल दिया, किसी ऑफिसर ने डाल दिया बिना इनकी इजाजत से। इसलिए उन्होंने माफी मांगी है और उसको फेसबुक से वापस लिया गया। लिखा क्या उसमें, इजराइल इज मेंशन 43 टाइम्स। हिंदी में बताता हूं, कुरान में इजराइल के बारे में, ये मुझे जानकारी नहीं है कि सही कि नहीं है, लेकिन फेसबुक ये आया था कि कुरान में इजराइल के बारे में 43 बार जिक्र किया गया है, जबकि फिलिस्तीनियों के बारे में एक बार भी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन का अधिकार नहीं बनता है। वह भी कहते हैं कि जितनी भी आर्कियोलॉजी, आगे फेसबुक पे डालते हैं, जितनी भी खुदाई हुई, जितनी भी इतिहास है, उससे यह निकलता है, वह एविडेंस आता है कि जितने मैप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वह सब दिखाते हैं कि ज्यूज जो हैं यहाँ के मूल निवासी हैं, ना कि पैलेस्टीनियन है। और इसको ये लोग दुनिया में जहां तहां दिखाते रहते हैं, इन्होंने वापस ले लिया है। और इस मसले पर दोनों में फिर से मतलब हो गया कि ठीक हो, जिस ऑफिसर ने डाला, हो सकता है वो झूठी बात हो, वह वापस इजराइल चले जाएगा। जी। यूरोपीय यूनियन के कर्मचारी ब्रुसेल्स के खिलाफ और जो ये यहूदी वर्कर्स हैं पूरे इजराइल के अंदर, वो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बातें कर रहे हैं। प्रदर्शन किया उन्होंने, कई 100 में है। उन्होंने कहा, उनका नारा था कि यूरोपियन यूनियन जिस आधार पर बना था कि मानवीय मूल्यों के लिए काम करेंगे, वो कहा गया। आईसीजे ने जो आदेश दिया जेनोसाइड के खिलाफ में, जेनोसाइड की जो भी कन्वेंशन है वो कहा गया। हम क्यों, किस खुशी में, यूरोपियन यूनियन मतलब सारे 28-29 जितने देश हैं, सबका जो एक है कि हम ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे, ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे जो जनसंहार के हिस्सा, वो कहा गया। आप उन सब कन्वेंशन को, सब मानवीय नीतियों को, यूरोपियन यूनियन नीतियों को, यूएन नीतियों को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ करें। उन्होंने प्रदर्शन किया। जी। मिस्र के किसी ग्रुप ने अलेक्जेंड्रिया में इजराइल के किसी एजेंट को मार डाला, क्या जानकारी है? जिम्मेदारी भी ले रहे हैं? हाँ, इस छोटा सा जानकारी यही है कि मिस्र में एक व्यापारी था इजराइल का, और कहते हैं कि इसके बारे में ये लोग कहते हैं जिन्होंने किया है कि भाई हमने किया है, उसको मारा है, वह जो था वास्तव में वह इजराइल के सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट था। यहाँ पे आके लोकल लोगों को एम्प्लॉय करता था ताकि यहाँ से पता चले कौन कौन से ऐसे लोग हैं इजिप्ट में जो कि इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, और यहाँ का इंफॉर्मेशन जमा करते थे, यहाँ के लोगों को तोड़ते थे। जब इन्हें इस बात की खबर मिली तब इन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसको खत्म कर दिया, और इन्होंने बड़े शान से उसकी मतलब जिम्मेदारी। जी। एक तरफ तो देखने को मिलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन ईरान आंकड़े जारी कर रहा है कि 2024 का जो ये वक्त चल रहा है, इसकी पहली तिमाही में अमेरिका के साथ उसका कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये अमेरिका ने इसको प्रकट किया है, ईरान भी आएगा ही, उसमें कुछ झूठ नहीं है। हालांकि दोनों की जो वॉल्यूम है, टोटल जो है कुछ मिलियन के बराबर है, वो अमेरिका का एक्सपोर्ट जो हो रहा है ईरान को, या ईरान से जो आ रहा है अमेरिका, उसके मामले में
इनका संबंध देखें तो 70, 80 या 90वां है पूरे विश्व भर में, जहां तक अमेरिका की बात है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में और उसके पिछले वर्ष में हमेशा बढ़ता गया, अभी दुगुना हो गया है, 103% का इजाफा हुआ है। तो इस चीज को तो दिखाना पड़ेगा कि इजाफा क्यों हुआ, जितना ही वॉल्यूम है बात अलग है, क्यों हुआ, ईरान की क्या ऐसी मजबूरी है कि वह अमेरिका को ऐसे सामान भेज रहा है या अमेरिका से ऐसे सामान ला रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम ईरान के साथ साथ अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे कि रात दिन प्रतिबंध लगा रहे हो, लेकिन धंधा बदस्तूर जारी है। आईआरजीसी को कनाडा आतंकी घोषित कर सकता है। जी हाँ, यूएसए ऑलरेडी कर चुका है, यूरोपियन यूनियन भी इसकी बातें कर रहा है, फ्रांस भी नाराज है, उसने दिखाया है। सब कहते हैं कि ईरान जो है या आईआरजीसी जो उसका मिलिट्री विंग है, वह कहीं ना कहीं से विदेशी जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं जबरदस्ती, अपने यहाँ जेल में डाल देते हैं, अपने औरतों के साथ भी जो व्यवहार करते हैं वगैरह वगैरह करके। तो कनाडा में उन्होंने कमेटी बनाई तथाकथित रूप से, तो पहले से डिसाइडेड होगा क्या करना है, जिसमें जुडिशरी का हिस्सा था, इंटेलिजेंस का था, और उन्होंने फाइनली पार्लियामेंट को यह प्रस्तुत किया कि आईआरजीसी जो है वह टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है, और वहां पे संसद में यह वोट हुआ कि उसको घोषित किया जाए करना किया जाए, और यूनानिमसली यानी 100% जो सांसद है उन्होंने कहा कि आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में माना जाए। जी अगली खबर भी ईरान से जुड़ी हुई है, लेकिन आ रही है फ्रांस से। फ्रांस जो है ईरान पर आरोप लगा रहा है कि वो फ्रांस को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये फ्रांस ने ये कहा है बात, अभी जैसे इसी बातचीत में मैंने फ्रांस की बात की, तो फ्रांसीसी 2 नागरिक जो वहां घूमने गए थे, इन दोनों को ईरान ने पकड़ लिया जब उनकी वापसी होने वाली थी, और कह रहे हैं कि ये लोग वहां के जो ट्रेड यूनियन है, लेबर मूवमेंट है, उसमें आग फैलाने का काम कर रहे थे। और ईरान के पास देखें तो बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के, अमेरिकी 5 बंधक थे जो हाल फिलहाल में दोनों के बीच संबंध थोड़ा बढ़ा, ट्रेड भी बढ़ा, तो इन लोगों ने अंततः छोड़ दिया, और इसलिए फ्रांस से आरोप लगा रहा है। यानी वो इस तरह बढ़ रहे हैं कि जहां यूरोपियन यूनियन भी ईरान को एक टेररिस्ट, ईरान ना करे आईआरजीसी या जो भी उनके हैं, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के रूप में घोषित कर सकते हैं। और यह सारा का सारा उठ रहा है इसलिए कि ये लोग फिलिस्तीन को मदद दे रहे हैं। जी हंगरियन यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का दौरा होना था, लेकिन उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। ये आश्चर्यजनक बात है। हंगरी के लिए बहुत आश्चर्य नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में फिर भी। और ये जो पिछले राष्ट्रपति हैं जो 8 साल पहले रह चुके थे, 8 वर्ष के लिए मतलब थे राष्ट्रपति, इनका ऐसा कुछ एक्सपर्टीज नहीं था कि ये क्लाइमेट पर बोले। इनको क्लाइमेट पर बोलने के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया है। इनका एक्सपर्टीज है एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, प्रो फिलिस्तीन या प्रो रिलीजन, जो अपने इस्लाम धर्म के बारे में बोलते हैं, उसमें इन पे क्यों बुलाया जा रहा है। और इसलिए हंगरी में जैसे ही पता चला, यह खासकर जो प्रो इजरायली हैं, इजराइल के जो दूतावास हैं, इनको शोर मचाना बनता है। वैसे इनको क्यों ना बुलाया जाए। ठीक है, वह टेररिस्ट नहीं है, जो भी उनका अधिकार हो, जो भी विचार हो। यदि एक देश दूसरे देश के, आप देखें अमेरिका के जितने रिटायर्ड, यहां तक कि रूस तक के, इंग्लैंड के जितने हैं, या तो फिनांस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, या दूसरे देशों में जाके भाषण देते हैं, उस साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। यहां पे ये लोग एंटी अमेरिका, यदि वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसको करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। हालांकि मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूं, लेकिन दोनों को मिलाकर देखें तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं। जी बिल्कुल सही भाई, जब उनको सब कुछ करने की इजाजत है तो इनको भी आजादी होनी चाहिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे यूरोप में आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है, और उसके पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है ईरान को कि वो इसका फायदा उठा रहा। तो अब ऐसे वो यूनिवर्सिटी में जाकर संबोधन करेंगे और वहां पे कुछ बवाल शुरू हो जाएगा, तो कहा जाएगा वो आए, और उन्होंने यहाँ पर भी स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से हमने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।